नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, 2020 का सेट ए का आज हम प्रश्न पत्र करेंगे। पूरा करेंगे, केवल कालव्य खंड नहीं, पूरा पत्र करेंगे। तो प्रथम प्रश्न खंड क में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के यथा निर्दिष्ट उत्तर दीजिए। आशीर्वाद, संधि विच्छेद करना है। आशीहि जमा वाद, तो आशीहि विसर्ग लगी हुई है तो हम इसे विसर्ग संधि कहेंगे। वैसे संधि का नाम नहीं पूछा गया है। दीक्षांत, दीक्षा जमा अंत, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ दीक्षा जमा अंत, तो आ और आ के कारण आ जमा आ तो बन गया आ, दीक्षा जमा अंत, दीक्षांत, अर्थात दीर्घ संधि है ये। अगला प्रश्न है ख में, विकारी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। विकारी शब्द वाक्य में प्रयोग करते समय वे शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है। सीधी सी बात है, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर जिनमें परिवर्तन आ जाए वो हुए विकारी शब्द। जैसे मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं को अगर 5-6 लोग और मिल जाएं तो वो बहुवचन हो गया, तो जा रही हूँ की जगह होगा जा रहे हैं, तो ये विकारी शब्द हो गए। जिनमें विकार ना हो वो अविकारी शब्द। जैसे लड़का, लड़की, लड़का, लड़के, लिंग के आधार पर परिवर्तन किया तो लड़की हो गया और वचन के आधार पर किया तो लड़के हो गया। असुर और सरस्वती के दो दो पर्यायवाची बताने हैं। असुर मतलब दैत्य, दानव, दनुज, राक्षस आदि, रजनीचर आदि। सरस्वती वीणा, गिरा, आप सरस्वती वंदना विद्यालय में प्रतिदिन करते होंगे, उसमें इतने सारे सरस्वती माता के लिए शब्द दिए जाते हैं, तो वो सभी आप कर सकते हैं। वीणा, वीणा वादिनी, शारदा, गिरा। देखिए वीणा, वाणी, इन दोनों से संबंधित है सरस्वती माता, तो उनके आगे आगे वीणा वादिनी, जिनके कर में वीणा है, इस तरह से पर्यायवाची शब्द आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न है उपसर्ग छांटिए। उपसर्ग मतलब जो शब्द के आगे लगते हैं, जैसे अनुसार, अनु अर्थात उसके पीछे चलने वाला, अनुसार उसके अनुसार, अनु उपसर्ग हो गया। सहोदर में सह जमा उदर, तो सह उपसर्ग हो गया। जमा उदर का मतलब ये नहीं है कि आप उसे संधि मान लें। सह, अनु, आ, ये सब क्या है, उपसर्ग हैं। अलग अलग प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग बहुत सारे हैं हमारे हिंदी में, उर्दू के भी हैं, जैसे बे, बेदम, बेसहारा, इस प्रकार से। अवैतनिक, निर्गुण, विलोम शब्द छांटिए। अवैतनिक का होता है वैतनिक और निर्गुण अर्थात सगुण। निर्गुण सगुण तो आपने सूरदास की रचना में, तुलसीदास जी की रचनाओं में पढ़ा ही होगा। सगुण जो ईश्वर दिखाई दे, साकार हो, और निर्गुण जो निराकार है। मधुप और पुलिन का प्रत्यय छांटिए। प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगते हैं और उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। उपसर्ग शब्द में भी उप जो है वो उपसर्ग है। मधुर में र और कुलीन में ईन, ई बड़ी, क्योंकि कुलीन ल को बड़ी की मात्रा है, तो ईन, और मधुर में र प्रत्यय हो गया। मुहावरे दिए गए हैं, मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य। कलम तोड़ना, बहुत सुंदर लिखना, मैं लिखते समय कलम तोड़ देती हूँ, ये लिख सकते हैं। और किसी और के आधार पे भी आप बना सकते हैं कि वो इतना सुंदर लिखता है कि कलम ही तोड़ देता है। आपे से बाहर होना, गुस्से पर या क्रोध पर नियंत्रण पाना, काबू रखना। सास की बातें सुनकर बहू आपे से बाहर हो गई, ये कह सकते हैं। रूपक अलंकार दिया गया है इसके आगे का प्रश्न। रूपक अलंकार क्या होता है, आप इसकी 95% ये चल जाता है छोटे बच्चों को करवाते हुए। जैसे गुरु पद लिखा गया है, बीच में एक डैश लगा होता है छोटा सा, ज़्यादातर इसे हम रूपक अलंकार कह देते हैं। लेकिन सही परिभाषा अगर देनी हो, जहाँ उपमेय और उपमान में इतनी अत्यधिक समानता हो, इतनी अधिक समानता हो कि वो वही हो जाए। जैसे अगर मैं ये बोलूँ कि चंद्र सम सुंदर मुख, तो सी सा सम समान के कारण ये उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि चांद ही मुख ही चांद है, यानी कि चांद को मुख ही बना दिया, उपमेय को उपमान ही बना दिया। जैसे कोई बहुत लंबा लड़का है, मैं तो कहूँगी कि ये अमिताभ बच्चन ही है। ऐसे कह सकते हैं कि किसी की भी
किसी को भी वही बना देना जो एक प्रसिद्ध है, जैसे मुख इतना सुंदर है कि वो तो चांद ही है। वार्णिक छंद किसे तो इसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण जैसे गुरुपद, पंकज, कमल, सरोज, रज आप हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं। वार्णिक छंद उन छंदों को कहते हैं जिनमें वर्णों की गणना की जाती है, उसे हम वार्णिक छंद कहते हैं। मात्राओं की गणना करते हैं उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वृत्त या वर्ण वृत्त भी कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध के विषय दिए गए हैं नारी शिक्षा का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण, हमारी सांस्कृतिक एकता और गणतंत्र दिवस समारोह। 6 नंबर का निबंध दिया गया है। तो निबंध के इन विषयों पर आपको एक निबंध लिखना है। निबंध होता है बच्चों अपने विचार। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार नहीं बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम निबंध को याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम तोता नहीं है, हमें निबंध याद करने की ज़रूरत नहीं है। निबंध जो किए जाते हैं उसमें अपने विचार लिखे जाते हैं। इनमें से कोई भी आप निबंध का विषय देखिए। नारी शिक्षा, आपके हम समाज में रहते हैं, समाज में नारियां हैं, उनकी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये हम जानते हैं। कितनी महत्वपूर्ण है आपको यही लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे भूमिका, या इसे हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना। उसमें आप इस विषय से संबंधित, इस विषय से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, वो सब लिखेंगे। उसके बाद आप बीच में 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि नारी शिक्षा के महत्व। नारी शिक्षा के महत्व में भी आप क ख ग करके अलग अलग अपने विचार रख सकते हैं। उसके बाद आप नारी शिक्षा के विरोधी जो बात करते हैं उनकी लिख सकते हैं। नारी शिक्षा का महत्व क्या क्या है, किस प्रकार से नारी शिक्षा प्राप्त करके समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है, अपने कार्यों को कर सकती है, अपने परिवार को संभाल सकती है, आप वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद आप अंत में उपसंहार लिखेंगे। हो सके तो कोई दोहा या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के कथन अवश्य लिखें, इससे अच्छे नंबर में मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहली बात आप कोई ना कोई दोहा या प्रसिद्ध कथन अवश्य लिखें। उसके बाद दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि आप निबंध में वर्तनी दोष न करें। और तीसरी बात 6 नंबर का है तो 7 पॉइंट अवश्य लिख दें, ताकि नंबर कम करने का या काटने का चेक करने वाले के लिए कोई चांस ही ना रह जाए। और प्रारंभ अगर आप प्रस्तावना या भूमिका से करते हैं तो ये और भी बेटर है, और एंड आप करें उपसंहार से। इससे आपका निबंध एकदम क्लियर रहेगा। कोशिश करें कि आप अच्छे से निबंध लिखें, अपने विचार उसी दिन के या 1 महीने पहले या कोई भी दिन के अखबार की पंक्तियों से करें तो और भी अच्छा है। अगर आप कहेंगे तो निबंध पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि आपको समस्यात्मक निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, जीवनीपरक निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, इन सबको अच्छे से बता सकूँ। अगला प्रश्न है, योग का महत्व बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखें। तो विद्यार्थियों, ये मित्र को पत्र लिखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अनौपचारिक पत्र है, व्यवहारिक पत्र है। इसमें आपको ध्यान रखना है सेवा में नहीं लिखना है। मित्र, भाई, माता पिता, बंधु, इन सबको लिखते हुए हम सेवा में नहीं लिखते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि प्रिय मित्र, नाम आप लिख सकते हैं, योगेश, नरेश, महेश, सुरेश, गणेश, कुछ भी, और या फिर अनीता, सुनीता, गीता, महिमा, कुछ भी नाम लिख सकते हैं। अब आपको कुछ समझ नहीं आए कि क्या लिखना है तो माता पिता के लिए आप सादर नमस्कार लिख सकते हैं। अगर आपको ये सब समझ नहीं आता है तो सीधा आप लिख दिए जय हिंद। जय हिंद में सब कुछ आ जाता है। इसमें भी अगर आपको गंभीरता से विस्तार में आपको जानना है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको पत्र भी और अच्छे से करवाऊंगी, बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा किस पत्र में क्या लिखना है। इसके बाद बात आती है हमने आगे क्या लिखना है। तो आगे शुरू करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो शुरुआत में मैं यही बोल देती हूँ कि प्रिय बच्चों, आप यही लिख देना कि कल ही आपका पत्र मिला। ठीक है, उसी से ही पता चल जाता है, कल ही आपका पत्र मिला और मुझे पता चला कि आप शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ नहीं है। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि हमें योग का महत्व बताना है, और योग का महत्व बताने के लिए अगर हम ये लिखते हैं कि आप थोड़े से बीमार हो गए हैं या क्योंकि आजकल कोरोना चल रहा है तो योग का महत्व और भी बढ़ गया है। तो इसमें योग का महत्व बताते हुए कि प्राणायाम किया कीजिए, योग इस प्रकार से कर सकते हैं, आप हलासन कर सकते हैं, आप भुजंगासन कर सकते हैं, कुछ आसन का नाम लिख दीजिए ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि आपको कुछ योग की जानकारी है। और उसके अलावा प्राणायाम लिख सकते हैं, कपालभाति लिख सकते हैं, अनुलोम विलोम लिख सकते हैं। और अंत में आशा है आप मेरे दिए गए सुझाव का ध्यान रखोगे। और धन्यवाद, नमस्कार।
और आपका प्रिय मित्र या आपका बेटा या बच्चा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा पत्र जो अथवा में दिया गया है वो है, कक्षा कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था के लिए अपने मुख्याध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। याद रखिए प्रिय बच्चों, कुछ विद्यालय कन्या विद्यालय भी होते हैं तो उनमें ज़्यादातर मुख्याध्यापिकाएं होती हैं, तो बच्चे क्या लिखते हैं, सेवा में। हाँ, मैं आपको पहले ये बता दूं, वो अनौपचारिक पत्र था जो अभी अभी हमने योग के महत्व पर किया। क्यों? क्योंकि वो मित्र को लिखना था। और इसके बाद जो हम कर रहे हैं वो है मुख्याध्यापक को लिखा जाने वाला प्रार्थना पत्र। तो ये है औपचारिक पत्र, इसमें आपको औपचारिकताएं निभानी है, इसमें आपको जी और आप करके ही लिखना है। ठीक है। तो सेवा में मुख्याध्यापक लिखा गया है तो श्रीमान मुख्याध्यापक जी। उसके बाद आप क ख ग लिख सकते हैं या फिर किसी विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप स्थान का नाम लिखिए, आप हिसार से हैं, रोहतक से हैं, हरियाणा से हैं, जहाँ से भी हैं। हरियाणा मत लिखना, किसी शहर का नाम लिख देना या किसी गांव का नाम लिख देना। उसके बाद आप लिखेंगे विषय। विषय क्या है? कक्षा कक्ष में प्रकाश की उचित व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र। तो आप मुख्याध्यापक हैं तो इसलिए आपको मुख्याध्यापक को पत्र लिखना है, इसलिए आप लिखेंगे श्रीमान जी कॉमा या मुख्याध्यापक श्रीमान जी या महोदय लिखकर आपने कॉमा लगाना है, मतलब अल्प विराम लगाना है। उसके बाद हम लिखेंगे सनम्र सविनय निवेदन यह है। सविनय मतलब विनय के साथ निवेदन यह है कि हमारी आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो हमारी 10वीं कक्षा में प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं है। अब सर्दियां चल रही हैं तो अंधकार सा हो जाता है, हमें देखने में कठिनाई होती है, कुछ भी सही से समझ नहीं आता है, तो बोर्ड पर लिखा हुआ भी कई बार समझ नहीं आता है, तो प्रकाश की आप उचित व्यवस्था करवाएं। इसके अलावा आप अपनी और भी बात लिख सकते हैं। तो आशा है आप हमारी इस बात पर ध्यान देंगे और हमारे कमरे में 1 या 2 ट्यूबलाइट या लाइट का प्रबंध करवाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़का हैं तो मनोज अनुज कुछ भी नाम लिखेंगे, और अगर आप कन्या का नाम लिख रहे हैं जैसे अनीता सुनीता तो आज्ञाकारिणी शिष्या। कारिणी में र को छोटी की मात्रा और अणय को बड़ी की मात्रा आती है, ध्यान रखना। कॉमा लिखकर नाम, कक्षा, रोल नंबर और अपने आप को हेड गर्ल या हेड बॉय दिखाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये था बच्चों हमारा खंड क। अब है हमारा खंड ख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न है, ये हम कर चुके हैं पहले, लेकिन आज हम केवल उन्हीं प्रश्नों को करेंगे जो बोर्ड के पेपर में बोर्ड के सिलेबस में कटे नहीं हैं। इस बात को याद रखिए, जो बोर्ड के पेपर में इस बार कोरोना की वजह से लेसन कट गए हैं, हम उनके प्रश्न नहीं करेंगे। प्रश्न है, पुरीनी पात का क्या अर्थ है? पुरीनी पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। ये प्रश्न हम कर चुके हैं। पिछले वीडियो देखने के लिए आप एक ऊपर आई कार्ड से देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन में भी देख सकते हैं। शूरवीर अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार देते हैं? तो युद्ध भूमि में शूरवीर अपनी वीरतापूर्ण कार्य करके अपने प्रतिद्वंद्वी को या शत्रुओं को हराकर किसी भी सभा में अपनी शूरवीरता की गाथा नहीं गाते हैं, वो युद्ध भूमि में ही देते हैं। बसंत रूपी बालक को किसका पुत्र बताया गया है? कामदेव का या महीप मतलब राजा। किसकी आभा अट नहीं रही है? तो फागुन मास की आभा अट नहीं रही है। बहुविकल्पीय प्रश्न है लेकिन हम विकल्प नहीं पढ़ेंगे। उद्धव गोपियों को क्या संदेश देने के लिए गए थे? योग साधना का। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? ये लिया गया है बाल कांड से। आगे प्रश्न है, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश है, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। प्रश्न है इसके, काव्यांश कौन सा है, कहाँ से लिया गया है? काव्यकांश आपको पता चल गया होगा, कन्यादान से है। तो प्रथम प्रश्न भी यही है, काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताएं। तो ऋतुराज और कन्यादान। प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो प्रसंग तो आपको आता ही है, प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2। आप 10वीं कक्षा के हैं तो भाग 2 कहेंगे। क्षितिज भाग 2 के काव्यखंड के कन्यादान कविता से ली गई हैं। इसमें कवि ने लड़की
का जो कन्यादान होता है विवाह के समय, उस समय माता उसे जो शिक्षा दे रही हैं उसके विषय में वर्णन किया है। आज के समय में इस प्रकार की शिक्षा देना लड़की के लिए अति आवश्यक हो गया, क्योंकि लड़की बहुत भोली होती है। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। कवि ने माँ के दुख और बेटी की ना समझी सरलता आदि की ओर संकेत किया है, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद किसके दुख को प्रमाणिक कहा गया है? माँ के दुख को प्रमाणिक कहा गया है, क्योंकि माँ ने बड़े लाड प्यार से प्रेम से अपनी बच्ची को पाला होता है और एकदम से किसी के हाथ में उसका हाथ दे देना, और ये भी नहीं पता कि कल को उसके साथ क्या होगा, उसका जीवन कैसा रहेगा, तो उसका दुख काफ़ी प्रमाणिक है। अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? बेटी को माँ की अंतिम पूंजी कहा गया है, क्योंकि कितना भी धन और कितना भी पैसा इकट्ठा कर लें, बच्चों से बढ़कर माँ के लिए कुछ नहीं होता है। लड़की को किस चीज़ का आभास होता था? लड़की को सुख का आभास होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अगला जो पहरा है वो दंतुरित मुस्कान से है, किंतु इस साल ये कटा हुआ है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे, इसे छोड़ देते हैं। उसके बाद है उत्साह कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। उत्साह कविता किसने लिखी है? आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कविता में कवि ने संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार बादल अपनी गर्जन तर्जन से, अपने रूप स्वरूप से, अपने अंदर छिपी विद्युत और वज्र की सी कठोरता से तप्त धरा को शीतलता और नया जीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने अंदर छिपे हुए गुणों को पहचाने और अपनी शक्ति की घोषणा करके न केवल अपने अधिकार के लिए संघर्ष करे, बल्कि परतंत्रता की बेड़ियों को भी तोड़ दे। और इसी बात के लिए मैं आपके सामने ये एक शेर कहना चाहूँगी कि जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? जो दिल में है वही कहने की हिम्मत क्यों नहीं करते? नहीं मंजूर है अगर मंजर, नहीं मंजूर है अगर मंजर, तो बगावत क्यों नहीं करते? मोहब्बत है कि नफ़रत है कि अदावत है कि राहत है? मोहब्बत है कि नफ़रत है कि अदावत है कि राहत है? शिकायत है अगर तुमको, तो शिकायत क्यों नहीं करते? तो आपको ये शेर लिखना नहीं है, ये वैसे मुझे याद आ गया तो मैंने बोल दिया, किंतु आपको पेपर में इसे लिखना नहीं है। लेकिन उत्साह कविता का भाव इससे मिलता जुलता ही है। परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए वो कह रहे हैं। उत्साह का मूल स्वर क्रांति का है। क्रांति शब्द इसके मूल भाव में आप अवश्य लिखें, क्योंकि क्रांति शब्द वो ढूंढेगा। अगर क्रांति शब्द उसे मिलता है तो वह नंबर पूरे दे भी देगा शायद। खंड ग आता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? वो पान खाने के लिए रुकते थे, हमें पता ही है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? उनका एक बेटा था। फादर कामिल बुल्के को कौन सा सम्मान दिया गया था? उन्हें पद्म भूषण का सम्मान दिया गया था। उसके बाद के प्रश्न हमारे सिलेबस में कटे हुए हैं, मनु भंडारी जी से संबंधित है, पुराण काल शिक्षा से संबंधित है, इन्हें हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। बहुत ही मार्मिक बात कही गई है। हम हिंदी से होते हुए भी हिंदी को उतना मान सम्मान नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं एक हीन भावना, एक ग्रंथि सी रहती है। क्यों रहती है मुझे भी समझ नहीं आती है। जहाँ भी ऐसी बातें होती हैं मैं बहुत संवेदनशील हो जाती हूँ। तो आगे चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश, गद्य का अंश जहाँ से लिया जाता है उसे गद्यांश कहते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है और गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बहुत ही सुंदर अध्याय है। गद्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अध्याय जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। ये एक संस्मरण है और इसमें भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व, उनके साथ बिताए गए समय, उनकी मृत्यु और मृत्यु पर शोक करने वाले लोगों की बातें कही गई हैं। हिंदी भाषा के और जो प्रस्तुत गद्यांश है उसमें हिंदी भाषा के प्रति उनके लगाव, उनके प्रेम को व्यक्त किया गया है। यह गद्यांश किस व्यक्ति के संबंध में लिखा गया है? यह गद्यांश फादर कामिल बुल्के के संबंध में लिखा गया है, जिस विषय पर इन्हीं पर ही पूरा अध्याय भी लिखा गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए क्या प्रयास? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत से प्रयास किए। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि
हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, इस कारण से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता था। वो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। अगला प्रश्न परिचय संबंधित है, यशपाल और मनु भंडारी। प्रिय विद्यार्थियों, यशपाल जी और मनु भंडारी या जो भी परिचय हम करते हैं, यशपाल जी का करेंगे तो जो भी परिचय हम करते हैं उसमें हमें जन्म, मृत्यु, कब और कहाँ, दूसरी बात साहित्यिक रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमें कभी भी किसी और का जन्म दूसरे के जन्म में नहीं डाल देना चाहिए, ये सबसे बड़ी गलती होती है। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर हो भी चुका है, 1903 को हुआ था। याद रख लीजिए 3 दिसंबर 1903 को फिरोजपुर छावनी में हुआ था। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा कांगड़ा में ही ली थी। 7 अगस्त 1936 को बरेली में की जेल में प्रकाशवती कपूर से उनका विवाह हो गया था। ठीक है, 1976 में इनकी मृत्यु हो गई। रचनाएं दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दिव्या बहुत प्रसिद्ध रहा है इनका, मनुष्य के रूप, अमिता, क्यों फंसे आदि उनकी उपन्यास हैं। तेरी मेरी उसकी बात भी बहुत प्रसिद्ध रहा है। व्यंग्य लेख चक्कर क्लब है, संस्मरण सिंहावलोकन है, निबंध न्याय का संघर्ष, मार्क्सवाद, राम राज्य की कथा, ये इनकी रचनाएं हैं। आप चाहें तो इनकी रचनाएं 4, 5, 7, 8 याद करके और आदि लगाकर लिख सकते हैं। पुरस्कार इन्हें बहुत मिले हैं। पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला है, जो श्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रयाग का मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें मिला। साहित्यिक विशेषताएं आप लिख सकते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा से ये प्रभावित थे, इस कारण से इनके उपन्यासों और कहानियों में उसकी झलक स्पष्ट, मार्क्सवाद की, साम्यवाद की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ उपन्यासों में श्रमिक वर्ग के कष्टों और दुखों को दिखाया गया है। भाषा शैली सरल सहज है, भावानुकूल है, शब्द बहुत अच्छे हैं, मुहावरेदार भाषा है, लोकोक्तियों का भी बीच बीच में प्रयोग है, वर्णनात्मक, संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। ये जो भाषा शैली और साहित्यिक विशेषताएं हैं वो ज़्यादातर की आप मिलती जुलती भी लिख सकते हैं, मुख्य बात आप याद रखें। इसके बाद का प्रश्न हम करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। खंड घ कृतिका के हम 3 ही प्रश्न करेंगे, क्योंकि बाकी जो 2 प्रश्न हैं वो हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है। वो जो कटे हुए हैं वो प्रश्न हैं, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कहीं अधिक मदद करती है, क्यों? ये प्रश्न हमें करने की ज़रूरत नहीं है। और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में टुन्नू और दुलारी, ये वाला प्रश्न भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, किस प्रकार उन्होंने योगदान दिया, क्योंकि ये दोनों अध्याय कट चुके हैं। तो करते हैं। प्रथम प्रश्न है, कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको थोड़ा सा मेरा लगता है कि मैं बहुत जल्दबाजी में करवाती हूँ तो आप यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी प्रश्न और उनके उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूँगी, आप वहाँ भी देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी जल्दबाजी लगती है तो कृपया आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा आगे पीछे करके देख लें। कई बार जल्दी करनी पड़ती है, कारण ये हो जाता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। खेल खेलते हुए बच्चे पिता की ओर देखकर क्यों भाग खड़े होते हैं? बालक भोलानाथ अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, पिता भी उनकी बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन बच्चों के मन में पिता के प्रति एक विशेष प्रकार की हिचकिचाहट सी होती है, एक थोड़ा सा डर होता है कि कहीं पिताजी कुछ कह ना दें, लेकिन माँ से वो डर नहीं होता है। माता का आंचल पाठ में जो भोलानाथ है, जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है तब पिता को देखकर साथियों के साथ थोड़ा सा भाग खड़ा होता है, कहीं पिताजी हमें डांट ना दें, इस कारण से। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। अब आप याद रखिए कि माता का आंचल के लेखक और जॉर्ज पंचम की नाक का भी के लेखक भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्न उत्तर भी ज़रूर देखना। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो कहानी में लेखक ने नाक को केंद्र करते हुए, देखिए नाक जो है वो मान सम्मान का प्रतीक होती है। स्वतंत्रोत्तर भारत, स्वतंत्रता के बाद का जो भारत था उसमें सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की गुलामी भरी मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट प्रकट। देखिए सीधी सी बात है, जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक लेख है। इसमें लेखक ने भारतीय नेताओं और शहीद बालकों की नाक को जॉर्ज पंचम की नाक से कहीं अधिक लंबा बताया, क्योंकि नाक की लंबाई उसके मान सम्मान का प्रतीक होती है। उनके प्रति न केवल श्रद्धांजलि प्रकट की उन्होंने ये कहकर, बल्कि साथ ही जिंदा लोगों में से किसी एक की भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक के नाप के बराबर नहीं बताई है।
और ये संकेत दिया है कि भारत के जिंदा लोगों में देश का अपमान होते देखने के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प जो है उसका अभाव है। इसके साथ ही इस कहानी में पत्रकारिता की सार्थकता को रेखांकित किया है। पत्रकार अंत में चुप रह जाते हैं, इस बात में कितना बड़ा व्यंग्य है आप सभी जानते ही हैं। घाटी में दिखाई देने वाली रंगीन पताकाएं कब लगाई जाती हैं? घाटी में दिखाई देने वाली रंगीन पताकाएं किसी नए शुभ काम की शुरुआत करते समय लगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए विवाह, पुत्र का जन्म आदि अवसरों पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पेपर जो है 2020 का मार्च का यहीं पर पूरा होता है। जो प्रश्न हमने नहीं किए हैं वो कटे हुए हैं इस बार के सिलेबस में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।